नाज़रीन, मैं हूं अफीफ़ा रा और आप देख रहे हैं बागी टीवी का फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे सूबा बलूचिस्तान की, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, जहां कुदरती वसाइल और मादनी दौलत किसी चीज़ की कमी नहीं, लेकिन उन सब के साथ वहां मसाइल भी बहुत से हैं। उन सब मसाइल पर बात करने के लिए आज हमने वहीं के एक नुमाइंदे को दावत दी है, अलाउद्दीन मरी साहब को, जो कि सीएम बलूचिस्तान भी रह चुके हैं और आज के हमारे इस प्रोग्राम में रोशनी डालेंगे कि वहाँ सूबा बलूचिस्तान में कौन से वो मसाइल हैं जिनको दूर होना चाहिए और क्या हमारी हुकूमतों के पास उन मसाइल को दूर करने की विल भी है या नहीं है। तो अलाउद्दीन मरी साहब, वेलकम टू आवर शो और आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे लाइन पे लिया और मैं बलूचिस्तान के लोगों के बेआफ से बागी टीवी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने बलूचिस्तान के इश्यूज़ को हाईलाइट करने के लिए मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। सर, आज की इस एपिसोड में मैं आपसे बात करना चाहूँगी गवादर और सी पैक को लेकर कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा साहिली इलाका है वो सूबा बलूचिस्तान के साथ लगता है। गवादर को हर हमारा हुक्मरान जो है वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल और पाकिस्तान की मीशत की वो रीढ़ की हड्डी साबित करता है, लेकिन उसके ऊपर उतनी ज़्यादा तवज्जो जितनी कि होनी चाहिए वो नज़र नहीं आती। हमारे हुक्मरान बहुत सी चीज़ें ज़ाहिर करने की कोशिश तो करते हैं, जिस तरह से मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की बात करें तो 1.5 माह के अरसे में उन्होंने 3 दौरे जो है वो बलूचिस्तान के किए, गवादर गए, कोयटा गए और वहाँ पर जाके जो उन्होंने सब स्टेटमेंट्स दी वो भी जो है वो काबिल गौर थी। उन्होंने वहाँ ये भी बात की कि अभी तक जितना काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी एक इशारा दिया कि पाकिस्तान के पास अगर एक रोटी है तो इस एक रोटी को चारों भाइयों को मिलकर जो है वो बांट कर आपस में तकसीम करके जो है वो खाना चाहिए, ताकि पाकिस्तान के मसाइल जो है वो ख़त्म हो सकें। लेकिन दूसरी तरफ अगर इसी हुकूमत की हम बात करें तो दूसरी तरफ असलम बोतानी साहब, जो कि गवादर से ही एक कौमी असम्बली के रुकन हैं, और खालिद मगसी साहब जो बलूचिस्तान के एक बहुत अहम सियासी रहनुमा हैं, उनकी बात करें तो 2 दिन पहले उनकी कौमी असम्बली के इजलास में जो है वो मुस्लिम लीग नून के जो अरकान हैं उनके साथ काफ़ी गर्मा गर्मी हुई। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जी हमें पोर्टफोलियो के बगैर अगर वजारत दी जाएगी तो हम क्या झाड़ू देने आए हैं। और असलम बोतानी साहब की बात करें तो उन्होंने कहा कि जी पीटीआई में हमें इज़्ज़त नहीं मिलती थी, लेकिन अरबों डॉलर के फ़ंड्स मिलते थे, लेकिन यहाँ पर इज़्ज़त तो दी जा रही है लेकिन फ़ंड्स नहीं दिए जा रहे। और उन्होंने एक फ़ोन कॉल का भी जिक्र किया कि फ़ोन कॉल्स जहाँ से आती हैं वहाँ हमें फ़ोन करना पड़ा और उसके बाद हमें एक लॉलीपॉप दिया गया सिर्फ चंद करोड़ रुपए का, जो कि आटे में नमक क्या बिल्कुल ही ना होने के बराबर है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि ये इस सारे सिनेरियो को आप किस तरह से देखते हैं? बलूचिस्तान के जो रहनुमा हैं उनके लिए इज़्ज़त, ऑब्वियसली किसी भी सियासी रहनुमा के लिए इज़्ज़त भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन फ़ंड्स के बगैर क्या गुजारा हो सकेगा? और ये इनकी जो ये कशमकश है ये कब तक ऐसी ही चलेगी? बहुत शुक्रिया, आपका सवाल माशाल्लाह काफ़ी तवील भी है और उसमें बलूचिस्तान के बहुत सारे मसाइल का हल आपके सवाल के अंदर ही मौजूद है। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने प्राइम मिनिस्टर की 1.5 महीने के अंदर बलूचिस्तान के 2 या 3 विज़िट्स का हवाला दिया। वो एक बहुत खुशाइंद बात है, इसमें अप्रिशिएट किया जाता है कि इतने बिज़ी स्केजुअल, मुल्की हालात और इकोनॉमी की जिस तरीके से बिगड़ती हुई सूरत हाल है, इसमें वो बलूचिस्तान को खुसूसी तवज्जो देने के लिए 2 दफ़ा वो कोयटा और गवादर का विज़िट उन्होंने किया। लेकिन उस विज़िट के आप खदोखाल ज़रा देखें, उनकी विज़िट को अगर आपने तफसील से, मैं एक्चुअली आपके प्रोग्राम का एक खासा रहा है कि जो अपने नाम की तरह बागी होकर के और खुल के सारी चीज़ों को जो है ना बयान करने का एक खासा आपके चैनल का है, तो लिहाजा मैं भी किसी के हवाले से कोई लगी लपटी बात नहीं रखूँगा और खुल के आज आपको आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। देखिए, बात दरअसल ये है कि हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा अलमिया रहा है कि यहाँ पे कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ नहीं रहती हैं। इससे पहले भी बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर आए और उन्होंने भी बहुत सारे विज़िट किए हैं। इसमें नवाज शरीफ साहब शामिल हैं, इसमें इमरान खान साहब शामिल हैं, इसमें अभी शहबाज शरीफ साहब शामिल हैं, जो बार-बार गवादर भी आए, कोयटा भी आए, लेकिन उन मीटिंग्स का उन सारे विजिट्स का क्या फॉलो अप हुआ, उसका क्या नतीजा, बलूचिस्तान में कौन से फायदे की कुछ ऐसे काम हुए जो उनके विजिट्स के बेआफ पे हम कोट कर सकते हैं कि जी वजीर आजम साहब आए और उन्होंने ये सारे ऐलानात किए जिनके ऊपर ये इम्प्लीमेंटेशन हुई। सिर्फ विजिट से काम नहीं होता है, लेकिन अगर अभी आप रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर का विजिट ग्वादर का देखेंगे, वो तो देख करके सुन के मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। मैं अपने ही दौर में भी इन सारी चीजों से गुजरा हूं कि जो चाइनीज शिकायतें करते हैं कि हम अगर इस सूबे को, इस मुल्क को कुछ एड भी देना चाहते हैं तो आप लोग एड लेने के लिए भी तैयार नहीं है।
उस दिन भी प्राइम मिनिस्टर को चाइनीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी के चेयरमैन ने कहा कि हम एक हॉस्पिटल यहाँ पे ग्रांट के तौर पे तैयार करना चाहते हैं, जिसकी फिजिबिलिटी 3 साल से गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान नहीं तैयार करके दे रही है। ये आपके एक सवाल का जवाब कि हम कितना विलिंग है, हमारी यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी, यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट मशीनरी कितनी तलबगार है कि अपने सूबे में किसी काम को करने के हवाले से, इसका जवाब तो आपको यहीं से ही मिल जाता है। सेकेंडली आप आ जाएं कि बोतानी साहब हुए, खालिद मक्सी साहब हुए, डेफिनेटली वो अपने अपने हलकों को की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनके हलके के लोगों ने उनको वोट दे करके असम्बली में भेजा है। अगेन मैं यहाँ पे मैडम आपको एक बात क्लियर करके बता देता हूँ कि जैसे हमारे मुल्की पॉलिसीज चलती हैं, हम अगर अमेरिका जाते हैं, अगर हम यूरोप जाते हैं, यूरोपियन स्टेट से बात करते हैं, शेंगन स्टेट से बात करते हैं, यूरोपीय यूनियन से बात करते हैं, जीसीसी कंट्रीज से बात करते हैं, हम हमेशा एड की बात करते हैं। क्यों हम ट्रेड की बात नहीं करते हैं? क्यों हम अपने लिए ऐसे बिजनेस एवेन्यूज नहीं तलाश करते हैं जिसपे हम अपने पैरों पे खड़े हो सके? सेम वही फार्मूला बलूचिस्तान के ऊपर भी अप्लाई होता है। बलूचिस्तान क्यों मरकज से सिर्फ फंड मांगता है? क्यों वो डेवलपमेंट के पैसों के लिए रो रहा होता है, असम्बली में तकरीरें कर रहा होता है और बुरा बुला भला कह रहा होता है कि जी बलूचिस्तान को एहसास है महरूमी? मैं तो ये समझता हूं कि बलूचिस्तान ने तो पाकिस्तान की महरूमियां दूर की हैं। 50 साल से गैस देने की सूरत में वो पाकिस्तान की महरूमी दूर कर रहा है। वो सेंडक प्रोजेक्ट की सूरत में 30 साल से सेंडक के ऊपर चाइनीज काम कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की महरूमी दूर कर रहा है। वो सीपैक की सूरत में 2014 से 60-70 बिलियन डॉलर्स आपके मुल्क में इसी बलूचिस्तान की महरूमियों की वजह से इस मुल्क में आए हैं। मैं अलकाई सियासत, जैसे सूबाई सियासत वैसी अलकाई सियासत के इंतहाई खिलाफ हूँ। अगर कलेक्टिव नेचर के कुछ बात की जाए, बलूचिस्तान को आप यकीन करें तकरीबन 45-46% ऑफ पाकिस्तान है। इसको डेवलप करने के लिए इस साल हमारे सूबे का बजट 47 अरब, तकरीबन 5 अरब 47 करोड़ रुपए है। 5 अरब 47 करोड़ रुपए आप 15 साल तक खर्च करते रहे, ये सूबा डेवलप नहीं हो पाएगा। ये इतना बड़ा सूबा है, आधा पाकिस्तान है, इसमें अभी तक पूरे सूबे में एक डबल कैरेज रोड तक नहीं है। तो आप इन सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं खुदारा हमेशा गवर्नमेंट से भी मेरी जब भी बात होती है, इन्वेस्टर से बात होती है, मैं बलूचिस्तान में इन्वेस्टमेंट का ख्वाहा हूँ, मैं यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का ख्वाहा हूँ। बजाय हमारे असम्बली के नुमाइंदे वहां जाके डेवलपमेंट फंड के लिए रोए, वो जाके बलूचिस्तान के लिए कोई स्पेशल पैकेज लेकर आए। यहाँ इंडस्ट्रियल पॉलिसी की सख्त जरूरत है, यहाँ वेकेशनल सेंटर्स की जरूरत है। आप मुझे बताएं कि बलूचिस्तान के नौजवानों को कब तक सरकारी नौकरी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाए? कितने लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स दे सकती है? आप पूरी दुनिया में जाकर देख लें कौन सरकारी नौकरियों के पीछे फिरता है। आगे बढ़ने के मौके प्राइवेट सेक्टर पे मौजूद हैं, प्राइवेट सेक्टर ही लोगों को आगे लेकर चल सकती है। हमारे यहाँ बस एक ऐसा वो बना हुआ है कि भाई किसी भी सूरत में हमें गवर्नमेंट जॉब दे। गवर्नमेंट जॉब का मतलब ये है कि आपने नौजवान को जाया करके घर पे बिठा दिया है, बस वो एक तनख्वाह जो एक सर्टन अमाउंट है 30-40 हजार, उस पे अपनी जिंदगी गुजारने के लिए। आए दिन महंगाई, आप मुझे बताएं कि आज ये 30 या 40 हजार रुपए अगर गवर्नमेंट किसी को क्लास 4 के वेज में तनख्वाह, मिनिमम वेज में तनख्वाह देती है, उससे घर कैसे चल पाएगा? बलूचिस्तान का ये दूर दराज इलाका जहाँ पे अभी तक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद नहीं है, हेल्थ के इश्यूज मौजूद है, यहाँ पे कनेक्टिविटी पूरी नहीं है। ये 30-40 हजार अगर एक चागी का बंदा, अगर एक पंजगूर का बंदा वहां पे तनख्वाह लेकर के बैठ जाता है, अगर उसको कोई बीमारी होती है, वो क्वेटा तक आने के लिए उसको किराए के पैसे नहीं होंगे। तो मैं चाहता हूं कि बलूचिस्तान के 30-40 अजला हैं, यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे बजाय ये कि अपने अपने हलकों की सियासत करें, वो सूबे भर की सियासत करें। पहले तो हमें पूरे मुल्क की बात करनी चाहिए कि हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा, उसमें क्वेटा भी होगा, सूबा भी होगा, बलूचिस्तान भी होगा, सिंध भी होगा, कराची भी होगा, पंजाब भी होगा, लाहौर भी होगा, तमाम सूबे के भी होगा। अगर मैं सिर्फ अपने हल्के की बात करूं तो ये, अगर मेरा हल्का बढ़ भी जाए, मेरा सूबा ना बढ़े, तो वो तरक्की किसी काम की नहीं है। लिहाजा हमें एक बहुत बहुत तवील मुद्दती पॉलिसी की जरूरत है, चाहे वो मुल्क या पाकिस्तान बलूचिस्तान। तरक्की नहीं कर सकता। जी, आपने बहुत अच्छी बात की मरी साहब कि अगर जब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा तो बलूचिस्तान तरक्की नहीं कर सकता, और जब तक पूरा बलूचिस्तान तरक्की नहीं करेगा तो किसी एक इलाके की तरक्की का वो रिज़ल्ट कभी भी नहीं आ सकता जो कि हम लोग चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे जो अपने इस पूरे एक सवाल में जो मैंने आपके सामने रखा था, एक चीज़ जानना चाह रही थी, वो ये भी थी कि अगर पिछले 4 साल में जिस तरह से असलम बोतानी साहब खुद कह रहे हैं कि अरबों रुपये वहाँ पर आए, तो क्या आपको लगता है कि पिछले 4 साल में अरबों रुपये का काम भी वहाँ पर होता हुआ कुछ नज़र आया है? बिल्कुल जी, अरबों रुपए की इसमें जहां तक बात है, आप मुझे बताएं
कि बलूचिस्तान का पिछले सालों का बजट तकरीबन 410-420 अरब रुपए हैं। 410-420 अरब रुपए में तकरीबन 290 अरब इसके नॉन डेवलपमेंट के, जिसमें तनख्वाहें हैं, हॉस्पिटलों की मेंटेनेंस है, स्कूलों की अपग्रेडेशन है, किताबें हैं, टीचर्स हैं, पेंशन के पैसे, तनख्वाहों के पैसे हैं, इन पे खर्च हो जाते हैं। 110 अरब रुपए में ये पहाड़ जितना सूबा ये कैसे डेवलप हो सकता है? आप मुझे इस सवाल का जवाब दे सकती हैं। ये तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले हुकूमतों ने बलूचिस्तान को बिल्कुल। बड़ा नजरअंदाज किया है। कुछ ऐसे मामलात हुए हैं जिस पे हुकूमतों ने पैसे तो दिए हैं, लेकिन वो पैसे सिर्फ और सिर्फ कागजी कार्रवाई के हद तक, कागजों पे बजट के हद तक पेश हुए हैं। वो पैसे एक्चुअल में बलूचिस्तान में नहीं आए हैं। तो इस ये भी वजह रही है हमेशा से। फिर अगेन मैं आपको बताता हूँ मैडम कि हमें बलूचिस्तान को फंड्स की इतनी ज़रूरत नहीं है जितना एक तवील मुद्दती ट्रेड, इकोनॉमिकल, एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी की ज़रूरत है। अगर आज से 30 साल पहले गदू नामजदगी के लिए एक स्पेशल एसआरओ के तहत टैक्स फ्री जोन बनाया जा सकता है, पूरे पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट वहां जाके इंडस्ट्री लगा सकते हैं, तो बलूचिस्तान के लिए ऐसा एक एसआरओ क्यों नहीं इशू किया जा सकता है? बलूचिस्तान को अल्लाह ने हर तरह के जमीन और पहाड़ और दरिया, समंदर, ब्लू इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, तमाम चीजों से नवाजा हुआ है। आपको सिर्फ विल दिखानी है कि आपने बलूचिस्तान को अपलिफ्ट करना है या नहीं करना है। इस विल की कमी मुझे फेडरल गवर्नमेंट में दिखती है। अनफॉर्चुनेटली मेरे अपने सूबे के लोगों में भी ये फुकदान है कि उन्होंने सूबे के लिए कोई खातरख्वाह पॉलिसीज नहीं तरतीब दी हैं। सर, आपने बिल्कुल सही जो रीज़न है वो पॉइंट आउट की। तो अगर मैं आपकी बात से ही अपना क्वेश्चन लेके चलूँ कि कहीं पे विल नज़र नहीं आती, लेकिन अगर बयानात को हम तो ऑब्वियसली अगर कोई सियासतदान जो है वो हमारे सामने जो बात करते हैं हम उसी पे एक अपना एनालिसिस कर सकते हैं या सवाल उठा सकते हैं। तो अगर बयानात की बात की जाए जो कि उनसे अगर उसकी कोई विल नज़र आती है, तो हर सियासतदान आके गवादर के ऊपर तो खसूसन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर भी देते हैं, गवादर की तरक्की के लिए भी बात करते हैं। जैसे अभी मैंने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की बात की थी कि वो तो विजिट्स भी करके आए, तो उसमें उन्होंने गवादर को बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस किया हुआ। तो चलें, अगर बलूचिस्तान के बाकी इलाकों की तरफ तवज्जो नहीं है तो उनके बयानात से ये तो ज़ाहिर होता है कि गवादर को वो बहुत ज़्यादा तवज्जो देना चाहते हैं, बेशक वो चाइनीज़ इंटरेस्ट की वजह से देना चाहें या किसी और वजह से। तो गवादर के बारे में हमें बताएं कि वहाँ के हवाले से आप क्या देखते हैं कि जितना जो टाइमलाइन हमें सियासतदान के बयानात में नज़र आती है कि जी 2030 तक ये हो जाएगा, 2000 जो है वो 28 तक ही हो जाएगा, 2025 तक ही हो जाएगा, तो क्या आपको इन सारी टाइम लाइन्स में गवादर के अंदर तरक्की होती, वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो होते हुए नज़र आ रहे हैं? मैं अगर माजी के आलात को देखूं तो मुझे बिल्कुल इसमें कोई आगे की पेशरफ्त या कोई रोशनी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि पिछले सालों में भी ये सारे चीज़ें मौजूद थी, ये सारी तकरीरें, ये सारी बातें पिछली गवर्नमेंटें भी कर की गई हैं यहाँ से, चाहे वो नून लीग की पहली दफ़ा की गवर्नमेंट हो, 2013 वाली हो, या इमरान खान साहब वाली गवर्नमेंट हो। दोनों में ये तकारीर हुई हैं, ये बातें हाईलाइट हुई हैं कि हमने गवादर को लेकर चलना है, ये सी पैक है, ये सी पैक का जूमर है, और ये है, बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं। अब मुझे बताएं कि गवादर में एक कोल पावर प्रोजेक्ट का एनओसी आज से कोई 4 साल पहले 2018 में मेरी गवर्नमेंट ने, जब मैं केयरटेकर चीफ मिनिस्टर था, मैंने ही इनको एनओसी इशू किया कोल पावर प्रोजेक्ट के लिए। उस कोल पावर प्रोजेक्ट में 3.5 साल गुजरने के बावजूद आज तक कोई काम नहीं हुआ है, लैंड रिक्विजिशन तक नहीं हुई है। आप मुझे बताएं, 100 मेगावाट ईरान की तरफ से फ्री बिजली मिलती है मकरान को, जिसमें गवादर शामिल है। उसके बाद उन्होंने 100 मेगावाट का और प्रोजेक्ट ला करके, उस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब भी बता रहे थे कि वो ईरान साइड पे बॉर्डर तक वो अपनी पूरी लाइन ट्रांसमिशन और ग्रिड स्टेशन बना के बैठे हुए हैं। हमारी तरफ से 40 या 50 किलोमीटर या 30 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन लगाने के लिए भी लोगों के अंदर विल मौजूद नहीं है। जब मैं गवादर विजिट पे गया था, वहां पे पोर्ट के अंदर एक सिस्टम इनके पास पावर का लगा हुआ है जो तकरीबन 18 मेगावाट का है। मैंने उनसे बात की, वो कह रहे थे कि जी हमारी पोर्ट के अंदर इस वक्त इनिशियल हमारी जरूरत 5 से 6 मेगावाट है। तो मैंने कहा ये 12-13 मेगावाट आपके पास इजाफी बिजली है, आप इस वक्त इस शहर में लोड शेडिंग है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मियों में पहुंच जाता है, आप शहर को क्यों बिजली नहीं दे रहे हैं? तो उन्होंने मुझे कहा कि आप, हमसे किसी ने कंसल्ट किया ही नहीं, हमसे मांगा ही नहीं, हम खुद से कहाँ किसी को देंगे। मैंने वहां पे कैस्को के वावडा के एहलकारों को कहा कि आप एक
ट्रांसमिशन लाइन सिर्फ पोर्ट से लेकर गवादर सिटी तक को कनेक्ट करने के लिए लगाएं, आप यकीन करें कि वो भी नहीं लग पाया इनसे। तो जहां पे विल मौजूद नहीं है, बहुत सारे इन्वेस्टर वैसे तो बैठे हैं अब जो तो वहां पे डेवलपमेंट करना हम चाहते जैसे हैं, लाहौर गवर्नमेंट शहर की में रहते यूनिवर्सिटीज हैं। का इशू। जी मैं ये कहना चाह रही थी कि जिस तरह से अब हम लाहौर में है, लोड शेडिंग का मसला तो यहाँ पे भी बहुत बढ़ चुका है, लेकिन जब हम गवादर की बात करते हैं तो वहाँ पर तो सुना है कि बहुत ज़्यादा ऐसे इलाके हैं, इवन मार्केट्स ऐसी हैं जहाँ पे सिर्फ दिन में 1 से 1.5 घंटा लाइट आती है। तो ऐसे एरिया जहाँ पे हम इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम तरक्की की बात कर रहे हैं, जिसको हम अपनी मीशत की रीढ़ की हड्डी कह रहे हैं, तो वहाँ पर अगर ये हालात होंगे कि मार्केट्स में 1 से 1.5 घंटे लाइट आएगी, या सिर्फ हम ईरान के ऊपर ही तकिया करके बैठ जाएंगे कि जो वहाँ से बिजली आ रही है और सिर्फ हमने वो चंद घंटों के लिए आवाम को देनी है, तो क्या आपको लगता है कि तरक्की हो पाएगी? ये जो मैंने आपको शुरू में कहा कि नहीं लगता है, उसकी वजह ही यही है। 450 मेगावाट का कोल पावर प्रोजेक्ट चाइनीज लगा रहे हैं, आप क्यों उनको नहीं फैसिलिटेट कर रहे हैं? आप क्यों उनको गो हेड नहीं दे रहे हैं? आप उनको क्यों इनकी मदद नहीं कर रहे हैं कि वो जल्द अज जल्द इस 450 मेगावाट के प्लांट को एक्टिव कर दे? नंबर सेकेंडली, ये बताएं कि कौन इन्वेस्टर आके ग्वादर में इन्वेस्ट करेगा जहां पे लोगों को अभी तक साफ पानी पीने के लिए मुयसर नहीं है। कितनी बड़ी आबादी है गवादर की, 50,000 लोग, 40,000 लोग शहर में रहते हैं। उन 40,000 लोगों को पानी देने के लिए चाइनीज के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है या हमारे मुल्क के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। मैं 2018 में इनके साथ एक एग्रीमेंट साइन करके आया था जिसमें 80 सेंट पर गैलन के हिसाब से योमिया 15 लाख गैलन ये शहर को पानी देना चाह रहे थे। एमओयू साइन हुआ, एग्रीमेंट साइन हुए। उस मेरी गवर्नमेंट खत्म होने के बाद मुझे चाइनीज कराची में मिले, मैंने उनसे पूछा कि वो चल रहा है वहां पे आपका डिसेंट्रेशन प्लांट? कहते हैं नहीं सर, 6 महीने हमने पानी दिया, हमें गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान उसके मद में जो हमारे पैसे बन रहे थे हमें पे ही नहीं कर रही थी, हमने मजबूरन बंद कर दिया है वो प्लांट। आप मुझे बताएं कि ये कैसे लोग हैं कि अपने लोगों को तड़पते हुए देख रहे हैं? ये कैसे यहाँ के इलाके के नुमाइंदे हैं जो अपने लोगों को प्यासा देखते हैं और उनको फैसिलिटेट करने के लिए उनका दिल नहीं कभी करता है कि इनके मसाइल हल किए जाएं? तो जहां पे इन सारे इस तरह की कोताहियां होंगी तो ये मुझे तो किसी सूरत ये बढ़ते हुए नहीं दिखेगा। सर, यही तो इस अवाम का दुख है और यही रोना है कि अब अभी तक भी हमारे हुक्मरान जो है वो अपने अखराजात तो उनके कम नहीं होते, लेकिन अवाम के लिए वो मुश्किल फ़ैसले ज़रूर कर लेते हैं। लेकिन हमने ये भी देखा है कि जब हमारे हुक्मरान पर बाहर से कोई प्रेशर आता है तो वो उस काम को स्पीड अप करने की या उस काम को करने की कोशिश करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो सीपैक के मद में एक चाइनीज़ प्रेशर है कि नहीं, हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट्स पूरे करने हैं, और उसकी वजह से भी क्या आपको लगता है कि बलूचिस्तान वो सीपैक और चाइना के प्रेशर की वजह से क्या वहाँ पर कोई काम हो सकेगा, या ये सारा प्रेशर भी जो है वो बलूचिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और यहाँ पे कोई काम जो है वो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होने देगी? अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ये एक बहुत बड़ा अलमिया रहा है कि हम अपने फायदे को, अपने मुल्क के फायदे को सियासी मफादात की खातिर कुर्बान कर देते हैं। एक गवर्नमेंट आती है, वो पिछले गवर्नमेंट की चाहे बहुत अच्छी पॉलिसीज हो या बहुत अच्छे इनिशिएटिव हो, सिर्फ उनको ये कह के रोक देती है कि ये मेरे मुखालिफिन या मेरी मुखालिफ पार्टी ने ये इनिशिएट किए हैं। 2013 में जिस तरीके से, जिस जज्बे के साथ सीपैक आया, आप यकीन करें पूरी दुनिया से लोग हमें अप्रोच कर रहे थे, बलूचिस्तान में आना चाह रहे थे। मेरा तो उस वक्त भी विजन यही था, मेरे ख्यालात यही थे कि मैं बलूचिस्तान को सिर्फ, या इस पूरे सीपैक प्रोजेक्ट को सिर्फ चाइना के लिए नहीं, पूरी दुनिया को इसमें इनवाइट करें। आप अपने अंडे एक बास्केट में क्यों रखना चाहते हैं कि सिर्फ चाइना ही इस प्रोजेक्ट को लेकर चले? आप तमाम दुनिया से इन्वेस्टर्स को लोग देखें, आज दुबई में कितने 100 के करीब नेशनलिटीज वहां पे मिलके एक मुल्क के अंदर काम कर रहे हैं। उसमें इंडिया भी मौजूद है, उसमें जर्मनी, अमेरिका, तमाम दुनिया के इन्वेस्टर और बिजनेसमैन वहां मौजूद हैं। मैं क्यों सिर्फ और सिर्फ सीपैक को चाइना स्पेसिफिक करके बलूचिस्तान के लिए रखूं? हमें इसको तमाम दुनिया के लिए खोल के रखना चाहिए। इन्वेस्टर्स सबसे पहले तो हम बाहर के लोगों से पहले अपने लोगों को, जो हमारे पाकिस्तान के, चाहे वो रियल एस्टेट से हैं, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो अगर बलूचिस्तान में काम करना चाहते हैं, उनको एनओसीज के ऊपर ख्वार नहीं किया जाए, उनको सिक्योरिटी के इश्यूज के ऊपर ख्वार नहीं किया जाए। क्योंकि अगर कोई भी बाहर से इन्वेस्टर मेरे सूबे में आना चाहेगा, वो पहले चेक करेगा कि इस मुल्क में इसके मुख्तलिफ सूबे के कितने लोगों ने इसके सूबे में इन्वेस्ट किया है। उसके बाद वो अपनी पॉलिसी बनाएगा या अपने जहन साजी करेगा कि मैं भी जाके इस सूबे में इन्वेस्ट करूं, इस मुल्क में इन्वेस्ट करूं। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे बैंकों के कर्जों के आप रेशो निकाल दे, बलूचिस्तान के साथ तो इतना खास जुल्म है कि पूरे पाकिस्तान की जितने बैंक्स हैं उनका 1% भी बलूचिस्तान में लोगों को कर्जों के मद में नहीं मिलते हैं। क्यों भाई? बलूचिस्तान ने क्या किसी का बिगाड़ा है? आप यहाँ पे क्यों एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं?
यहाँ पे क्यों सोलर पार्क्स नहीं बनाना चाहते हैं? यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए विंड कॉरिडोर मौजूद है। चागी में 10,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सकत मौजूद है। आप क्यों वहां पे इन्वेस्ट करने के लिए लोगों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत लोन्स नहीं देते हैं? बैंक्स क्यों, स्टेट बैंक को इसके ऊपर इनिशिएट वो करना चाहिए, नोटिस लेना चाहिए कि ये क्यों बलूचिस्तान के साथ ये दोहरा मेयार रखा जा रहा है। सर, इन सारे मसाइल के होते हुए और सब वसाइल के होते हुए वहाँ पर क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, उसमें तो आने वाली एपिसोड में मैं आपसे बात करूँगी। लेकिन आज की इस एपिसोड में मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके ख्याल में इन सब चीज़ों का हल क्या हो सकता है? शुरुआत कहाँ से हो सकती है इन सब मसाइल के हल के लिए? लेकिन सबसे पहले तो हमें इस चीज़ से निकलना चाहिए कि बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, केपीके, पहले हमें इस चीज़ से बाहर निकलना चाहिए। हमें पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। बलूचिस्तान पाकिस्तान है, पंजाब पाकिस्तान है, केपीके अगर कोई प्रोजेक्ट आज बलूचिस्तान के लोग इस नाराजगी का इजहार कर रहे हैं कि जी सीपैक के मद में इकोनॉमिकल जोन सारे पंजाब में बन रहे हैं या सिंध में बन रहे हैं, ऑरेंज लाइन पंजाब में बन रही है, कोई बात नहीं है इसमें। कोई जो गुजर गए, जितने प्रोजेक्ट्स पहले गुजरे, उसके ऊपर इस वक्त बिल्कुल बहस करने की जरूरत नहीं है। हमें एक नेशनल पॉलिसी की जरूरत है जिसमें हम तमाम सूबे मिलकर ऑन बोर्ड होकर के फैसला कर लें कि हमने अब अपना कशकोल भी तोड़ना है। हमने दुनिया के साथ अब एड के ऊपर, कर्जों के ऊपर बात नहीं करनी है। हमने अब बिजनेस के ऊपर बात करनी है। हमने अपने एक्सपोर्ट्स किस तरह बढ़ानी है। और कभी जिंदगी में मैडम आपको इस चीज का इदराक होगा कि दुनिया में खाम माल एक्सपोर्ट करके कोई मुल्क तरक्की नहीं कर किया है। किसी मुल्क ने आज तक तरक्की नहीं की है खाम माल वो बेचे। हमारे पास इतने सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, इतने फ्रूट्स मौजूद हैं, इनको हम अगर रॉ की सूरत में भेजेंगे हमारे पास क्या रेवेन्यू आएगा? अगर हम इसी को प्रोसेस करके, अभी आप देखें पिछले दिनों बजट में एसआरओ के जरिए इन्होंने बहुत सारे आइटम्स बैन किए हुए हैं। उन सारे जिसमें जैम, चॉकलेट्स, बहुत सारी चीजें इस तरह मौजूद है, मशरूबात, मुख्तलिफ जूसेस। आप मुझे बताएं कि वो भी हमारे माशरे के, हमारे लोगों की जरूरत है। अगर वो मेयार की क्वालिटी की चीजें हमारे मुल्क में बनना शुरू हो जाएं तो इससे हमारे इंपोर्ट के बिल के ऊपर कितना फर्क पड़ेगा, हम खुद कफील कैसे होंगे। आपके सामने ईरान की मिसाल आप उठा के देख लें। 40 साल से उस मुल्क के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, वो किसी मुल्क के साथ तिजारत नहीं कर पाता है, लेकिन वो अपने आप को इतना खुद कफील कर चुका है कि वो सुई से लेकर किस किस चीज तक वो आज अपने मुल्क में खुद बना रहा है। हमें भी एक तरह एक कौम बन करके एक नेशनल पॉलिसी के ऊपर, और वो पॉलिसीज जो ना हुकूमतों के आने जाने से उन पॉलिसीज को कोई फर्क ना पड़े। कुछ पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए, ठीक है सियासत अपनी जगह है, दिफा अपनी जगह है, दाखिला अपनी जगह है, तमाम चीजों पे फ्लक्चुएशन आती है, लेकिन ट्रेड पॉलिसी, इकोनॉमी की सूरत हाल वो ऐसी होनी चाहिए, उसके लिए ऐसी पॉलिसियां तरतीब देनी चाहिए जिसके ऊपर गवर्नमेंटों के आने जाने से कोई फर्क ना पड़े। इस सबसे पहला इनिशिएटिव ये चीज लेनी चाहिए। बिल्कुल आपने सही बात की, बहुत सही जो है वो आपने निशानदेही की कि बलूचिस्तान में जो है वो मसाइल कहाँ पर हैं और उनके हल के लिए कहाँ से शुरुआत की जा सकती है। और इससे मेरा ख़्याल है कि अगर आपकी आवाज़ जो है वो हमारे सियासतदानों तक पहुँचे तो उनकी भी बहुत रहनुमाई हो सकती है। लेकिन वही आपकी बात कि अगर उनके अंदर कुछ करने की विल है तो। आज के एपिसोड के लिए इतना ही। आने वाली एपिसोड में बलूचिस्तान को लेके, गवादर को लेके, वहाँ पर कौन सी बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं और वहाँ क्या कुछ बेहतर हो सकता है उस पर बात करेंगे। और अलाउद्दीन मरी साहब को उसमें भी जहमत देंगे कि वो हमारे साथ आएँ और बलूचिस्तान के मसाइल पर और वहाँ के वसाइल के हवाले से बात करें। तो आज के एपिसोड के लिए इतना ही। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।